हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 क्लास टेंथ का ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 वीडियो देख ली होगी, जिसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र। क्या होता है ये, कैसे काम करता है, तो बिना समय को गवाए चलो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ये कैसा होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। देखो, तो इसमें 2 ओपनिंग होती हैं। एक ओपनिंग जो इसकी शुरुआत होती है जहाँ से माउथ से, और एक ओपनिंग जहाँ इसका एंड होता है एनस पे, ठीक है ना। तो माउथ से लेकर के एनस तक के बीच में फूड इस एक सिस्टम से होता हुआ गुजरता है, इस मशीनरी से होता हुआ गुजरता है। इस मशीनरी को हम क्या कहते हैं, मानव पाचन तंत्र, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसी के कुछ सिनोनिम नेम्स हैं, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, आप इसी को कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी पाचन मार्ग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, बस उनमें से कुछ कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में हमें बार बार बात करनी है, तो उन्हें हम यहीं पे शुरू में समझ के चलेंगे। जैसे कि पहला है ग्लैंड, सेकंड वन इज ऑर्गन एंड थर्ड वन इज एंजाइम, ठीक है ना। यानी कि हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको हम अभी पढ़ लेते हैं ताकि हमें बार बार इसको आसानी हो देखने में, ताकि हमें बार बार रास्ते में इसको डाउट ना हो हमारे मन में, ठीक है ना। तो देखिए, ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड हमारी बॉडी के ऑर्गन है कुछ, ठीक है। तो ऑर्गन क्या है, ये भी ऑर्गन है। यानी कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन जो होते हैं उनमें से कुछ ऑर्गन क्या कहलाते हैं, ऑर्गन भी कहलाते हैं और ग्लैंड भी कहलाते हैं। तो कुछ ऑर्गन जो है, मान लीजिए ये वाला ऑर्गन है नंबर 1 2 3 4 5, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देख लेंगे। मान लेते हैं कि ये वाला ऑर्गन है नंबर 1 जो ग्लैंड भी है और नंबर 5 जो ग्लैंड भी है, बाकी तीनों सिर्फ ऑर्गन है। तो बॉडी के कुछ ऑर्गन सिर्फ अंग यानी ऑर्गन रहेंगे, और कुछ ऑर्गन साथ साथ ऑर्गन के साथ साथ में क्या रहेंगे, ग्लैंड भी रहेंगे, लाइक पेनक्रियाज एंड लिवर, ठीक है ना। जैसे कि यकृत यानी कि लिवर की बात करें तो लिवर एक अंग भी है और साथ साथ में एक ऑर्गन भी है। होता क्या है अंग और ग्लैंड, इनमें अंतर क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो, जो अंग होते हैं वो तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर अपने नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू से मिलकर के बने हुए हैं। स्ट्रक्चरली ग्लैंड भी ऐसे ही है, बट होगा क्या, जो भी ऑर्गन ग्लैंड भी कहला रहा है वो क्या करता है, उसके पास एक पावर होती है कि वो सिक्रीशन कर सकता है। सिक्रीशन कर सकता है किस चीज़ का, प्रोटीन का। यानी कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करके रिलीज़ कर सकता है जहां उसको रिलीज़ करना होता है। अगर तो ये प्रोटीन मैसेज लेकर के जाए, इस ग्लैंड ने एक प्रोटीन बनाया और वो उसका मैसेज लेकर के किसी के पास गया, तब इसे हम कहते हैं हार्मोन। लाइक पिट्यूटरी हार्मोन बनाती है थायरॉक्सिन, ठीक है ना। पिट्यूटरी क्या बनाती है, थायरॉक्सिन। देखते पिट्यूटरी बनाती है एक प्रोटीन, उसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन। ये बनता है थायराइड ग्लैंड के लिए। तो अब एक बात बताइए, ये जो प्रोटीन है ये थायरॉक्सिन क्या है, एक एंजाइम है या फिर एक हार्मोन है? तो ये एक हार्मोन है। इसका मतलब ये क्या लेके जाएगा, मैसेज। यानी पिट्यूटरी ने थायराइड को मैसेज दिया उस प्रोटीन के द्वारा, तो उस प्रोटीन को हम क्या बोला, हार्मोन। समझ रहे हैं ना आप लोग। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस प्रोटीन से कोई फंक्शन करवाया जाए तो इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, एंजाइम। क्या होता है एंजाइम, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे समझ लिया है कि क्या होता है प्रोटीन और क्या होता है हमारा हार्मोन और बेसिकली एंजाइम, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा डाइजेशन जो है वो शुरू होता है बक्कल कैविटी से, मुंह से, ठीक है। तो बक्कल कैविटी के अंदर ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या बनाएगी, सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड है तो सिंपल सी बात है सलाइवा बनाएगी। ये हमारी बॉडी के बक्कल कैविटी में पाई जाती है, और ये कितनी होती हैं हमारे पास, 3 जोड़े, यानी कि 3 पेयर। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो सलाइवा बनता है उसके अंदर होता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है सैलिवरी एमिलेज। क्या नाम है बच्चों इसका, सलाइवरी एमिलेज। ये कर क्या सकता है, तो ये हमारे भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट, स्टार्च, क्योंकि हमारे भोजन में बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एमिलोपेक्टिन्स, फैट्स, विटामिन्स, है ना। तो उसमें से जो स्टार्च है उसको तोड़ देता है, किस में, मोल्टोज एंड एमाइलोज,
माल्टोज एंड एमिलोज के अंदर ये तोड़ देगा। सेम अदर एक और न्यूट्रिएंट है अमाइलोपेक्टिन, ये इसको तोड़ देगा किसके अंदर, ग्लूकोज में। यानी कि तोड़ रहा है तो ये दोनों मॉलिक्यूल बड़े होंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करने वाला है, स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल में। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में। यानी कि सलेवरी एमिलेज क्या कर रहा है, मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ दे रहा है। और डाइजेशन का मतलब भी देखो यही होता है कि एक बड़े पार्टिकल को तोड़ करके छोटे छोटे हिस्सों में बना देना, ताकि बॉडी उसके ऊपर वर्क कर सके और उसमें से एनर्जी को निकाल सके। अब आते हैं, देखो सलाइवरी ग्लैंड ने अपना काम कर रखा है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड को ये काम करने के लिए दो वहाँ पे हेल्पर्स हैं। कौन कौन से, टीथ एंड टंग। क्योंकि सबसे पहले टीथ क्या करते हैं, एक बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, चबाते हैं। च्यूइंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड, ये कौन करता है, टीथ्स, ठीक है। और फिर ये जो लार बनी थी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, इसको इस फूड में मिक्स कर देने का काम ये कौन करता है, टंग, ठीक है ना। टंग की वजह से हमें टेस्ट भी आता है हमारे फूड का, क्योंकि यहाँ पे होते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवा मिक्स कर दिया टंग ने। अब क्योंकि इस ग्रैन्यूल, अब हम इसी को थोड़ा जूम करके देखेंगे कि किस तरीके से एंजाइम इस पर वर्क कर रहा है। तो देखो क्या होता है कि ये एक फूड पार्टिकल है, मान लेते हैं छोटा सा एक दाना, उसके ऊपर एक एंजाइम आया सलाइवरी एमिलेज, ये कौन है, सलाइवरी एमिलेज, और ये है हमारा फूड पार्टिकल। तो सलाइवरी एमिलेज क्या कर देगा, इस फूड पार्टिकल को इसके कंपोनेंट्स में ले आएगा, इसको उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा और खुद वैसा ही रहेगा और चले जाएगा किसी दूसरे फूड पार्टिकल के ऊपर फंक्शन करने के लिए, और फिर इसको वापस उसी तरीके से फंक्शन को रिपीट करेगा और अपने आप को फिर वहाँ से फ्री कर लेगा। तो एंजाइम की एक खास बात हमें नोट करनी है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो, ये जो चेंज हो रहा है फूड का इन पार्टिकल में, बेसिकली एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। तो वो हम कह रहे हैं कि एंजाइम क्या कराते हैं, केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि देखो यहाँ पे सलाइवरी एमिलेज उसी तरीके से बचा हुआ है, लेकिन फूड तो नहीं बचा, क्योंकि फूड इन्वॉल्व हो गया और रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है ना। लेकिन एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन को करवाने के बाद खुद वहाँ से कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे, यानी कि वो एंजाइम के अंदर भाग, वो आपके रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेते। दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमें इसको समझ के चलना है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि इसके बाद एंजाइम के बाद ईसोफेगस का मूवमेंट क्या है, ईसोफेगस किस काम में आती है। तो देखो हमारी जो फूड पाइप होती है, ये वाली पाइप, इस पाइप को क्या कहते हैं हम, ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट है, ओ को हम नहीं पढ़ेंगे। ग्रसिका, ईसोफेगस, आहार नली, भोजन नली, फूड पाइप, बहुत से इसके नाम हैं। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है बक्कल कैविटी से फूड को कहाँ तक पहुँचा देना, यस, स्टमक तक पहुँचा देना। तो कैसे पहुँचाएगा, तो देखो क्या होता है कि ईसोफेगस एक लीनियर पाइप है, इसके अंदर सपोज करते हैं कि ये एक फूड पार्टिकल आया, अब हमने इसके चारों ओर क्या कर दिया, सलाइवा मिक्स कर दिया है ताकि इसको ल्यूब्रिकेशन हो जाए, फिसलते हुए काफ़ी आसानी से नीचे पहुंच पाए। तो इसी को नीचे पहुंचाने के लिए, एक और फास्ट तरीके से नीचे पहुंचाने के लिए ईसोफेगस एक टेक्निक अपनाता है। वो क्या करता है, जब ये फूड पार्टिकल ऊपर होता है तो इसके नीचे थोड़ा सा शेप अपना बड़ा कर लेता है, इस तरीके से। यहाँ फूड पार्टिकल है, उसने अपना शेप थोड़ा बड़ा कर लिया, नीचे का शेप अभी ऐसे लीनियर रहेगा, बस उसके पास में थोड़ा सा शेप बड़ा करेगा, तो ये फूड पार्टिकल नीचे आएगा और इसी तरीके से इसको ये रिपीट करता रहेगा, इस मूवमेंट को। समझ आ रही है बात आपको। तो जब ये इसी मूवमेंट को रिपीट करता रहेगा तो फूड पार्टिकल एट द एंड कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट है जिसके द्वारा ईसोफेगस क्या करवा रहा है, मूवमेंट ऑफ आपका फूड पार्टिकल या ग्रैन्यूल का मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस के शेप को बदलना, बार बार इस तरीके से लहरा लहरा करके अपनी शेप को बदलते बदलते फूड पार्टिकल को नीचे तक ले जाने वाली जो हलचल है, उस हलचल को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद देखो फूड हमारा कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर आ गया। स्टमक का ये आपको दिख रहा है फ्रंटल व्यू, फ्रंट से स्टमक इस तरीके का जे शेप में आपको दिख रहा है ना, ये जे शेप में स्टमक होता है, तो आपको फ्रंटल व्यू दिख रहा है। तो स्टमक फ्रंट में से ऐसा है एंड बैक व्यू से आपका इस तरीके से है। अभी हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक साथ वर्क करने वाली हैं।
तो देखो हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। पहली हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी थी? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकंड ग्लैंड और स्टमक की नंबर 1 ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बच्चों ये? दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्रंथि। सबसे पहली बात ये मिलती कहाँ है? तो जो स्टमक की जो मसल्स है ना, अंदर से तो स्टमक हॉलो है, लेकिन उसके चारों तरफ जो पेरिफेरल मसल्स हैं, उस मसल्स के अंदर की सतह में, ना पूरी तरह से अंदर ना पूरी तरह से बाहर, यानी कि अगर आप देखोगे ये आपका स्टमक है, ये स्टमक का ल्यूमेन वाला हिस्सा है, खाली वाला हिस्सा है जिसमें भोजन आता है, ठीक है ना, ये स्टमक का ल्यूमेन वाला हिस्सा है। लेकिन ये जो है ये स्टमक की मसल्स है, तो इसकी मसल्स की लाइनिंग के बीच में, मसल्स के बीच में ये ग्लैंड मिलती है। 2 ग्लैंड मिलती है यहाँ पर। कौन कौन सी? पहली ग्लैंड है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड है आपकी, कौन सी ग्लैंड है? ऑक्सिनिक ग्लैंड, ठीक है ना। तो जो ऑक्सिनिक और गैस्ट्रिक ग्लैंड है इनका काम क्या है ये देखेंगे हम। तो देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 चीज़ें प्रोड्यूस करती है, मैंने पहले बता दिया ना, ग्लैंड का काम है प्रोडक्शन करना हार्मोन्स या एंजाइम्स का। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे जो सिक्रेशन बनाती है उसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक होता है म्यूकस यानी कि म्यूकोसा, और एक होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका pH हमारे जो स्टमक में बनता है उसका कितना होता है? वो 1.5। कई बार देखते हैं हमें एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का कारण यही है कि आपके बॉडी में जो HCl है ये आपका मिसफंक्शन कर रहा है आपके स्टमक के साथ में, जिसका मतलब आपके स्टमक के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो चुका है? एसिडिटिक वाला। तो हम वहाँ पे हम कहते हैं हमें क्या हो गई है? एसिडिटी, ठीक है ना। अब देखते हैं तो म्यूकस क्या कर रहा है और HCl क्या करने वाला है। तो म्यूकस का काम होता है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देगा? तो स्टमक को प्रोटेक्शन देगा। स्टमक के चारों तरफ जैसे ही फूड आने वाला होता है उससे पहले स्टमक के चारों तरफ इंटरनल लाइनिंग, बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि फूड तो अंदर आएगा ना, तो बाहर जाके क्या करना है? तो इंटरनल लाइनिंग पे एक लेयर चिपक जाता है बना करके, उसके साथ में एक लेयर बना के चिपक जाता है म्यूकोसा। म्यूकोसा होता कैसा है? तो ये बहुत चिपचिपा, बलगम हम कहते हैं ना बच्चों हिंदी में, बलगम शब्द खांसी के छींकने के वक्त में कई बार होता है, मुंह से निकलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलता है। तो उस तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है वो होता है म्यूकोसा। तो वो चिपचिपा पदार्थ किससे चिपक जाता है? स्टमक की इंटरनल लाइनिंग में, और इंटरनल लाइनिंग में चिपक करके अब उसके बाद में यहाँ पे सिक्रेशन किसका आता है? HCl का। HCl क्यों आ रहा है तो अभी देखेंगे। HCl का पहला काम है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आपके फूड को हाइजीन प्रोवाइड करना। आपके फूड के अंदर अगर किसी तरीके की बैक्टीरिया माइक्रोब्स रह गए हैं तो उनको मार देना। एंड सेकंड थिंग इज एक्टिवेटिंग पेप्सिन। अब ये हमारा सेकंड एंजाइम है। हम पहले एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, सलेवरी एमिलेज, ठीक है ना। और अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एंजाइम की, वो कौन है? पेप्सिन। तो देखो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 ग्लैंड हैं, ऑक्सिनिक ग्लैंड भी है। तो जो ऑक्सिनिक ग्लैंड है वो भी वहीं मिलती है मसल्स की लेयर के अंदर। जब तक ये म्यूकस रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है, उतने में ऑक्सिनिक ग्लैंड ने यहाँ पे क्या रिलीज किया? पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, तो फिर सीधी सी बात है वो कोई काम करेगा। क्या काम करेगा? तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है ना। प्रोटीन को क्या कर लेना? डाइजेस्ट कर लेना, ब्रेक डाउन कर लेना। तो ये पेप्सिन है, उसको काम करने के लिए थोड़ी सी एक कंडीशन होती है, आप कह सकते हो इसकी एक शर्त है काम करने की। ये कब काम करेगा? जब इसको कैसा वातावरण मिलेगा? एसिडिक। इसके आसपास का नेचर, इसके आसपास का मीडियम क्या होना चाहिए? एसिडिक। तो इसके मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या रिलीज किया था बच्चों? HCl। समझ पा रहे हैं ना। तो अभी हमें समझा कि ऑक्सिनिक ग्लैंड ने पेप्सिन बनाया, उसको एक्टिवेट किया HCl ने, क्योंकि उसका जो pH कितना है? 1.5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मतलब। और म्यूकोसा ने क्या करा? HCl से स्टमक को बचा लिया। HCl ने आपके बैक्टीरिया को भी मार दिया और पेप्सिन को एक्टिवेट भी कर दिया। आपके फूड में से स्टार्च और एमाइलोज हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, और अब हम किसका डाइजेशन शुरू कर रहे हैं? आपके प्रोटीन का। हर भोजन में देखो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है प्रोटीन, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में बच्चों हम क्या कंज्यूम करते हैं? प्रोटीन। जो भी हम खाना खाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है प्रोटीन। तो इसका डाइजेशन अभी शुरू कर दिया गया है स्टमक में से, और अब ये आगे स्टमक हमारा क्या कहते हैं? फूड बढ़ता रहेगा और इसका डाइजेशन आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है? ये फूड, क्योंकि यहाँ पे हमने खाना खाया, अब ये फूड स्टमक के इस वाले पार्ट में आके इकट्ठा हो गया, कर्व वाले पार्ट में। अब इस फूड को आगे निकालना है। तो ये वाली जो मसल दिख रही है बच्चों आपको, जो एकदम एंड पे है,
इस मसल का क्या नाम है? स्फिंक्टर मसल। स्टमक स्फिंक्टर मसल, अमाशय की स्फिंक्टर मांसपेशी। ये क्या करती है? इस फूड पार्टिकल को बाहर की तरफ पुश कर देती है। कहाँ पुश करेगी? तो स्टमक के बाद किस में जाता है फूड? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से फूड निकल जाता है और किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो इसका पुश करने का काम है वो कौन करता है? स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है ना, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्लाइड को। तो देखो, हम अगर यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टमक के बारे में, तो अब स्टमक के बाद किसका नंबर आने वाला है? तो स्टमक के बाद नंबर आने वाला है इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन के फंक्शन को काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो डायग्राम है ना वो हमारे पास काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, मतलब बहुत अच्छा डायग्राम देखेंगे। देखो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि देखो यहाँ से स्टमक से निकलता है और ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, पूरी ट्यूब, ये पूरी ट्यूब कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पूरी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले हिस्से को, ये वाला हिस्सा दिख रहा है बच्चों आपको, ये जो ज़्यादा कर्व नहीं है, मैं अगली स्लाइड में पहले आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम? ड्यूडेनम। ठीक है ना। वापस हम पहले वाली साइड पे चलते हैं, उसी को समझिए। तो क्या होता है, जो फूड स्टमक से निकला वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आ गया? ड्यूडेनम में, जो कि सबसे कम कर्व होता है। यहाँ पर अब दो ग्लैंड अपना काम करेंगे, ये ग्लैंड भी हैं और ऑर्गन भी हैं। तो क्या करेंगे? पेनक्रियास और लिवर, अग्नाशय और यकृत, तो ये अपना काम करने वाले हैं। पेनक्रियास देखो 3 चीज़ें बना के यहाँ पे तैयार रखेगा। क्या क्या? एक होगा ट्रिप्सिन, दूसरा होगा एमाइलेज और तीसरा होगा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। हमने अभी देखा था कि प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जा रहा है पेप्सिन के द्वारा। तो अब यहाँ पे ट्रिप्सिन के द्वारा फिर से इस प्रोटीन को डाइजेस्ट क्यों करें हम? ये समझने वाली बात है ना। तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्टमक में जब ये फूड था तब इसमें से प्रोटीन डाइजेस्ट करना किसका काम था? पेप्सिन का। क्योंकि वहाँ पर मीडियम कैसा था? HCl, एसिडिक। एसिडिक मीडियम किसने दिया था? HCl ने। पेप्सिन के लिए जो मीडियम चाहिए था वो किस में था? स्टमक में। तो जैसे ही फूड स्टमक से बाहर आपके ड्यूडेनम में आ गया तो वहाँ तो म्यूकस ने आपकी लेयर इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स को पकड़ नहीं रखा है, तो ये तो आपकी हार्मफुल हो जाएगा आपके लेयर के लिए अगर HCl आगे बढ़ता है। तो HCl तो वहीं रहेगा, केवल फूड आगे बढ़ा है। तो अब पेप्सिन तो एक तरीके से आप कहिए इनएक्टिव है। अब आपके लिए पेप्सिन कोई काम कर नहीं पाएगा, लेकिन प्रोटीन हम ऑलरेडी जानते हैं मैक्सिमम अमाउंट में हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब उसे डाइजेस्ट करने का काम किसको दे दिया गया? ट्रिप्सिन को। जैसे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन की शर्त थी, कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक। इसी तरीके से ट्रिप्सिन की भी एक शर्त है, कैसा मीडियम चाहिए? बेसिक। समझ आ रही है ना बात आपको? वहाँ पर इसको ये मीडियम प्रोवाइड करवाया था गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl ने, यहाँ पर इसको ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड होगा बाइल जूस के द्वारा, और जो कौन बना के देगा इसको? लिवर। ठीक है ना। तो पेनक्रियास तीनों चीज़ें और लिवर अपनी दोनों चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल जूस, ये दोनों सिक्रेट कर देंगे किस हिस्से में? इस वाले फर्स्ट वाले हिस्से में। पेनक्रियास के पीछे आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है हिस्सा, इसे क्या हम कहते हैं? गॉल ब्लैडर। इसका क्या नाम है बच्चों? दिस इज गॉल ब्लैडर। इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हम याद रखने वाले हैं। गॉल ब्लैडर एक थैली होती है, एक पाउच होता है जिसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है बाइल जूस को। ठीक है। ये बाइल जूस बनाता कौन है? लिवर। तो लिवर अपने अंदर इसको बना के, उसका एक पार्ट है गॉल ब्लैडर, उसके अंदर स्टोर करके रखता है। गॉल ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब आके मिल जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, इसमें आके मिल जाती है। और पेनक्रियास देख ही रहे हो, तो पेनक्रियास के भी यहाँ से एक पाइप आएगी और गॉल ब्लैडर से भी एक पाइप आएगी और इस तरीके से आके मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल जूस, ये सभी की सभी चीज़ें कहाँ आ गई हैं? ड्यूडेनम में। तो ट्रिप्सिन और बाइल जूस मिलकर के एक दूसरे के लिए वर्क करेंगे, और ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टाइड्स में एंड अमीनो एसिड में। बाइल जूस क्या करेगा? पहला तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है किसको? ट्रिप्सिन को। दूसरा काम क्या है? फैट को, और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं फैट सॉल्यूबल, उसके अंदर क्या कर देना? आपके कन्वर्जन करना। ठीक है ना। फैट को डाइजेशन में हेल्प करना, फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स का, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स का डाइजेशन करना। और अदर चीज़ एमाइलेज,
तो एमाइलेज यहाँ पे क्या करने वाला है, ट्रिप्सिन का काम हो गया। एमाइलेज क्या करेगा, आपके भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। देन अदर थिंग इज लाइपेज, तो लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। फिर आप सोचेंगे कि बाइल जूस ने भी फैट किया और लाइपेज भी फैट कर रहा है। हाँ, तो देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट में तो हमारे पास मैक्सिमम में क्या था, प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन का क्या है कि इसके डाइजेशन में आप कह सकते हो उतना समय नहीं लगता, आप ये कहोगे फास्ट है एज कंपेयर टू फैट। आपका जो प्रोटीन है वो काफ़ी आसानी से पचाया जा सकता है, किसके मुकाबले में, फैट के मुकाबले में। तो फैट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम करेंगे। उनमें से एक फैक्टर कौन था, बाइल जूस, ठीक है। सेकंड फैक्टर कौन है, कोलेस्ट्रॉल। थर्ड फैक्टर कौन है, लाइपेज। कोलेस्ट्रॉल भी देखो किस पे काम कर रहा है, विटामिन डी और हेल्प इन फैट डाइजेशन। तो ये तीनों चारों मिल करके किसको वर्क कर रहे हैं, एक ही साथ में फैट को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समझ आ रही है बात। ये सारा का सारा काम हो कहाँ पे रहा है बच्चों, तो ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले वाले पार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, जो कि बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था गॉल ब्लैडर, देखो ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का, ये है गॉल ब्लैडर। इसमें से पाइप निकल रही है ना, इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। इसका नाम क्या है, बाइल डक्ट। तो जो बाइल जूस को ड्यूडेनम में ला के रिलीज करे वो कौन होता है, बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे इसको, ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब दिख रही है, ये वाली ट्यूब। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, जो कि बहुत ही कम कॉइल्ड, आपको कॉइल्ड नहीं होता। सेकंड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जेजेनम, जो कि थोड़ा कॉइल्ड है। और आप थर्ड वाले पार्ट को देखोगे तो ये कौन है, इलियम, जो कि हाईली कॉइल्ड है। ठीक है ना, जो हाईली कॉइल्ड है वो कौन है, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के देखो बहुत बढ़िया एक खास बात यह है कि ये जो है हर्बीवोरस के अंदर कैसा होता है, काफ़ी लॉन्ग होता है। यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके अंदर जो छोटी आंत होगी वो कैसी होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। और कार्निवोरस के अंदर ये जो छोटी आंत होगी ये कैसी होगी, थोड़ी छोटी होगी। थोड़ी नहीं बल्कि एज कंपेरेटिवली हाफ या उससे भी ज़्यादा छोटी हो सकती है। यानी कि लॉयन की आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी और काऊ की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी, है ना। अच्छा फैक्ट, ऐसा क्यों होता है, देखो जो भी मीट खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, फ्लैश खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए छोटी आंत इसलिए है क्योंकि फ्लैश का डाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। ठीक है ना, इसका डाइजेशन कैसा होता है, फास्ट होता है। और बाकी जो हर्बीवोरस प्लांट होते हैं, उनके जो हर्बीवोरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो भी प्लांट कंज्यूम करते हैं उसके अंदर वेरियस प्रोटीन्स, फैट, विटामिन हैं। और साथ साथ में एक कंपोनेंट और है सेल्यूलोज। उनके पास क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में उन्हें बहुत समय लगता है, जिसके लिए उनका फूड तो आगे बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि जब बक्कल कैविटी में था तब भी फूड आगे बढ़ा, फिर इसोफेगस में था तब भी आगे बढ़ा, अब स्टमक में आया था तो स्टमक से भी आगे बढ़ा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तब भी आगे बढ़ता रहेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को इतना कर्व इसीलिए बनाया गया है ताकि छोटी सी जगह में फूड बार बार घूमता रहे, और उतनी देर तक घुमाते रहेंगे जब तक सारा डाइजेशन नहीं हो जाता। डाइजेशन होने के बाद इसमें हम छोड़ देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, तो जब कार्निवोरस की बात कर रहे हैं तो इसका डाइजेशन, इसके भोजन का डाइजेशन काफ़ी फास्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, हमें उसको घुमाना नहीं पड़ रहा है कि हाँ डाइजेशन हो जाए उसके बाद छोड़ना है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कम समय में हो गया। तो कम समय में हो जाता है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। वहीं एज कम्पेयर अगर हम देखेंगे शाकाहारी जीवों की, हर्बीवोरस की, तो वो जीव, उनके पास जो भोजन है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को निकालने में समय लगेगा, उसको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। उस डाइजेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है, उसके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी कर दी गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। अब हमने दो चीज़ें देखी, अब यहाँ पे बच्चों फिर से एक ग्लैंड आती है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल ग्लैंड या इंटेस्टाइन की ग्लैंड। ठीक है ना, जैसे स्टमक की मसल्स के अंदर थी ना ग्लैंड, ऐसे ही इंटेस्टाइन की जो मसल होगी ना, इंटेस्टाइन की जो मसल्स, इस मसल्स के अंदर ग्लैंड हैं जो जूस सिक्रीट करती हैं। कौन सा जूस, इंटरस्टिशियल जूस, जो फिर से क्या मदद करेगा डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को देखो तीन जगह से डाइजेस्ट किया गया, पहले तो पेप्सिन के द्वारा स्टमक में, फिर ट्रिप्सिन के द्वारा ड्यूडेनम में, और फिर कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके द्वारा, इंटरस्टिशियल जूस के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, और ये अमीनो एसिड को भी हेल्प करेंगी डाइजेशन करने में। अब क्या हो रहा है कि जितना भी हमने फूड खाया उस सबको डाइजेस्ट करके क्या बना लिया गया बच्चों,
उसको बनाया गया है ग्लूकोज, एमिनो एसिड। क्या बनाया गया? ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो विटामिन्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल्स हो, जितने भी हों, उन सबको चेंज करके हम बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल रहे हैं और क्या बना ले रहे हैं? ग्लूकोज। ये हमारा पाचक रस है, जिसने अब आप कहोगे कि हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन हो चुका है, डाइजेशन के बाद अब क्या बन गया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। प्लांट भी यही बनाते हैं ना बच्चों, ऑटोट्रॉपिक में। तो यहाँ पे देखो हमने भी यही बनाया है, बट हमारा न्यूट्रिशन कैसा रहा है? हेटेरोट्रॉपिक रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो ग्लूकोज बना लिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि सारा डाइजेशन हो चुका है, तो अब हमें इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देना है बॉडी के हर एक टिश्यू और बॉडी के हर एक सेल के पास। ब्रेन के पास भी देना है, लिवर के पास भी देना है, हार्ट के पास भी देना है। तो अकेले खाना तो नहीं रखेंगे ना, तो खाना सबके लिए है, एनर्जी सबके लिए है, तो इस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब एक नई टर्म हमें फिर से पढ़नी है, जो है विली। तो बच्चों विलाई की अगर हम बात करें तो देखो विलाई क्या होता है कि जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम ये बना लेते हैं, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं वो इस तरीके से फोल्डेड होती हैं। ये समझ पा रहे हैं आप? ये मसल्स एक्चुअली में फोल्डेड हैं। ये ही मसल्स हैं, ये इस तरीके से जब अरेंज होती हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देने लगता है? लीनियर, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। एक्चुअली में इस तरीके से ये हमें दिखती हैं। तो हमारी जो एक फोल्डिंग है इंटेस्टाइन की, इस फोल्डिंग के ऊपर इस तरीके से प्रोजेक्शंस, स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, जो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जो हमने ग्लूकोज अभी बनाया है ना डाइजेशन के थ्रू, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का काम बच्चों किसका है? विलाई का। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कौन है? विलीज या विलाइज। टू बी ऑनेस्ट मैं इसको विलाई बोलता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? विलाइज या विलीज, ठीक है। तो क्या होगा, जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज है, क्या है हमारा? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा कौन? विलीज। विलीज के पीछे क्या होता है कि यहाँ पे हर एक विलीज के पीछे से एक पतली सी थिन ट्यूब जाती है, और वो थिन ट्यूब कनेक्ट होती है ब्लड वेसल से, यानी कि रक्त से। आपके ब्लड के अंदर ये कनेक्ट होगा। तो बच्चे जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा? विलाइज यानी विलाइज के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और किस में मिल जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। जो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है उसके अंदर मिल जाएगा। और फिर विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन प्रोसेस, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा अब ये पहुंचा दिया जाएगा बॉडी के हर एक सेल्स तक, चाहे वो ब्रेन सेल हो, लिवर सेल हो, और आपके हार्ट सेल्स हो, कोई से भी सेल हो, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक वहाँ पर इसका फंक्शन अब होगा, ठीक है ना। विलीज कहाँ कहाँ होती हैं तो ये हमें देख लेना है। ये दोनों जगह मिलती हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्लस में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका काम मैंने आपको बताया क्या है? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना। समझ पा रहे हैं ना इसको? हम अभी हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन है इसका, लेकिन उससे पहले अभी हम थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन था, ये जितना भी हिस्सा था, ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। इसने इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन कर दिया और ये सारा फूड किस में डाल दिया? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। अब आप इसको फूड नहीं कहेंगे, अब आप इसको कहेंगे अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलेंगे इसको हम? अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि जितना भी फूड था जिसमें न्यूट्रिएंट था वो तो ऑलरेडी डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया गया है ग्लूकोज के फॉर्मेट में। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके अंदर डाल दिया गया है। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को भी अभी थोड़ा सा प्रोसेस करना बाकी है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ अभी भी बाकी है। कौन सी प्रीशियस चीज़ है बच्चों? वो गैस करते हैं। इस प्रीशियस चीज़ का नाम है वाटर। क्या है बच्चों इसका नाम? वाटर। क्योंकि अभी हमने न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब कर लिए पर H2O यानी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि विलीज जो हैं वो दोनों जगह मिलेंगी ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। तो लार्ज इंटेस्टाइन के विलीज क्या करेंगी? इस अनडाइजेस्टेड फूड में से क्या एब्जॉर्ब कर लेंगी? वाटर, H2O को निकाल लेंगी और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगी। और अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में से फूड
कम्प्लीटली आप कह सकते हो वेस्ट है। अब जब इसमें से पानी को निकाल लिया गया, अब ये आपके लिए कैसा बन चुका है, वेस्ट मटेरियल, जिसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इस वाले हिस्से को कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं, हमारी बॉडी के वो ऑर्गन जिसकी हमारे को अब कोई ख़ास ज़रूरत रह नहीं गई है, क्योंकि इसका काम होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना, सेल्यूलोज को। अब क्योंकि हमारी बॉडी में हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। काफ़ी टाइम बाय टाइम इवोल्यूशनरी स्टेजेस से हम लोगों ने सेल्यूलोज को कंजप्शन को क्या करा है, कम, क्योंकि हमने घास फूस खाना छोड़ करके खेती करना, भोजन को पकाना, मसाले द्वारा डालना, कई सारे प्रोसेस करके हमने अपने भोजन में से सेल्यूलोज की क्वांटिटी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर ली गई है, कम करते गए हैं, जिससे अपेंडिक्स अपना काम भूलता गया और एट लास्ट अब ये पूरी तरीके से कैसा हो चुका है, वेस्टिजियल। इसीलिए कई बार क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अपेंडिक्स में अगर कभी प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होता है, तो डॉक्टर इसे कट करके बॉडी से बाहर भी निकाल देते हैं, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए आपके जो अपेंडिक्स है उसके बाद में आपकी जो क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, ये 3 हिस्सों में है। एक फर्स्ट पार्ट जो ऊपर जाता है, सेकंड पार्ट जो राइट की तरफ होता है, यानी फूड इसमें राइट जाएगा, इसमें फूड पहले यहाँ पे एंटर हुआ है तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर राइट की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना। तो देखो जो ऊपर की तरफ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलॉन। ये वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कहलाता है, असेंडिंग कोलॉन। और फिर जहाँ पे ये राइट की तरफ शिफ्ट करता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलॉन। और जितना हिस्सा ये नीचे आता है इसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलॉन। फिर उसके बाद ये एक घुमाव लेता है, इस घुमाव को क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलॉन। क्या कहते हैं इसको हम, सिग्मोइड कोलॉन। देख रहे हो घुमाव है। और इस घुमाव के बाद ये इसमें अंदर की तरफ एक और डीप कर्व लेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में कहा जाता है मलाशय। क्या कहते हैं बच्चों, मलाशय। मल यानी कि वेस्ट मटेरियल, आशय यानी कि स्टोरिंग हाउस। तो वेस्ट मटेरियल का स्टोरिंग हाउस, ये जो वेस्ट मटेरियल था इसको स्टोर करने के लिए कहाँ रखा जाएगा, रेक्टम में। ठीक है ना। और रेक्टम के नीचे आपको ये मसल्स दिखेगी जो अनकलर्ड है, आप इसको जूम करके देखेंगे अपने फ़ोन में आपको दिख जाएगा। ये अनकलर्ड पार्ट जो है उसे कहते हैं एनस स्फिंक्टर मसल्स। याद है हमने अभी स्टमक में पढ़ा था, स्टमक के अंदर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो स्टमक के फूड को पुट करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उन्हें हमने कहा था स्फिंक्टर मसल्स। तो ऐसे ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन की जो रेक्टम है उसकी ओपनिंग को, रेक्टम की जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं एनस। ये बात समझ रहे हैं आप। और ये बनी किससे होती है, स्फिंक्टर मसल्स थे। तो जैसे स्फिंक्टर मसल्स ने वहाँ पे एग्जिट कराया था फूड को स्टमक से, यहाँ पे ये अनडाइजेस्टेड फूड को, फीकल मटेरियल को एग्जिट कराएगा आपके रेक्टम वाले पार्ट से। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अभी पूरी इसके अंदर हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में, जितने जितने एंजाइम जो भी हार्मोन्स पढ़े हैं उनको एक सिंपल स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सलिवरी ग्लैंड क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑक्सीनिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर कहाँ होते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है, क्या पीएच होता है इसका, उसके बाद में क्या इनका फंक्शन होता है। तो पूरी आपकी वीडियो की आप कह सकते हैं एक सिंगल स्लाइड, जितनी भी हमने वीडियो में पढ़ी है वो डिटेल्ड है, पर आप उसको अगर एक सिंगल स्लाइड में देखना चाहें तो वो आपको इस स्लाइड के अंदर दिखेगा। ठीक है। तो आपको अगर ये स्लाइड्स चाहिए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी डाउट्स होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे राइट करके ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ठीक है ना। और आप हमें क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। IOCS इंस्टीट्यूट जो हमारा ट्यूशन है उसके चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। IOCS नोट्स के नाम से ये अवेलेबल है। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे इस ID को लिखना है जो कि है @IOCS नोट्स। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। तो अबाउट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम करके वहाँ पे आपको मिलेगा साइट, तो आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन लोकेट अस ऑन अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल। आप हमारी वेबसाइट को अब दोबारा चेक कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल।
ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड।